अजय ने पाकिस्तान से आने वाले 6 आतंकवादियों के लिए एम्बुश लगाया था। वो अपनी एम्बुश पार्टी के साथ बिल्कुल सही जगह पे एक सही किल ज़ोन बना के बैठा हुआ था। सब लोग अलर्ट थे, सब लोग तैयार थे, लेकिन आतंकवादियों ने रास्ता बदल दिया। अब वो आतंकवादी अजय के एम्बुश पार्टी के सामने से नहीं, उनके ठीक पीछे से आ रहे थे और अजय को पता चला जब वो सिर्फ 5 मीटर दूर थे। उन 6 के 6 आतंकवादियों ने अजय और उसकी टीम के ऊपर अपनी सारी मैगज़ीन्स खाली कर दी। इस बात से उनके कमांडिंग ऑफिसर के हाथ से पानी का ग्लास छूट गया। वो बहुत गुस्से में आ गए, उन्हें समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, इतना बड़ा नुकसान कैसे झेलूं। तभी एक और ऑफिसर कैप्टन प्रशांत ने बोला, डोंट वरी सर, आई हैव अ प्लान। 1990s के एंड का दशक और 2000 के शुरू का दशक बड़ा ही खतरनाक था। जम्मू कश्मीर के इलाके में पाकिस्तान भर भर के अपने आतंकवादियों को भेज रहा था। कारगिल युद्ध हो चुका था और उससे बहुत सारे आतंकवादियों को हमने मार डाला था, लेकिन जितने भी बचे थे पाकिस्तान भर भर के उनको कश्मीर वैली के अंदर भेजता ही जा रहा था, धकेलता ही जा रहा था। और उस समय की सारी सिक्योरिटी फोर्सेस, राष्ट्रीय राइफल्स, इन्फेंट्री बटालियंस, जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, सारी एजेंसीज पूरी दम से लगे हुए थे कि कैसे भी इस महामारी को फैलने से रोका जाए। और ऐसे में हमारे बहुत सारे बहादुरों ने बहुत सारा बलिदान दिया, बहुत सारा त्याग दिया। आज की ये कहानी एक इमेजिनरी कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, जिसमें कुछ इमेजिनरी पात्रों ने अपनी जान का बलिदान दिया, कुछ ने अपनी जान को हथेली पे रख के, लिटरली हथेली पे रख के ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जिसकी वजह से आज जो हम ये जम्मू कश्मीर में आराम से घूम पाते हैं, जो टूरिस्ट स्पॉट्स को एन्जॉय कर पाते हैं, ये उन सब की वजह से है। वही टाइम चल रहा था, 1990s का बिल्कुल एंड चल रहा था, 2000 की बिगिनिंग का टाइम था और सब लोग लगे हुए थे। इतने ज़्यादा आतंकवादी पाकिस्तान की तरफ से आए हुए थे कि जहाँ जाओ वहीं मुठभेड़ हो जाए, या कभी-कभी तो आप ढूँढते रह जाओ महीनों तक और आपको कोई ना मिले। वो आतंकवादी आएँ, कुछ हरकत करें और गायब हो जाएँ। ऐसे में एक बटालियन थी, जिसका काम था कि अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ से कुछ ये पाकिस्तानी आतंकवादी हमारी तरफ इन्फिल्ट्रेट कर जाएँ, तो उनको रोके। वहाँ पे जो बटालियन थी, उसके एक बटालियन कमांडर थे तुषार। तुषार को इन्फॉर्मेशन मिली कि कुछ आतंकवादी उनके एरिया में आके रुके हुए हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जाके और कुछ आतंकवादियों को रिसीव करने वाले हैं। यानी कि एक रिसेप्शन पार्टी है 4 आतंकवादियों की, जो कि जैश-ए-मोहम्मद ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं और वो जाएँगे और पाकिस्तान की तरफ से आने वाले लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करके आने वाले आतंकवादियों को लेके आएँगे। ये इन्फॉर्मेशन मिल रही थी, लेकिन ये पता नहीं चल रहा था कि एग्ज़ैक्ट रास्ता कौन-सा है। तो उनके पास एक कंपनी कमांडर थे जिनका नाम था अजय। अजय बहुत अच्छे ऑफिसर थे। मेजर अजय ने पहले भी काउंटर टेररिज्म में काम करा हुआ था और वो अब अपनी बटालियन के साथ इस इलाके में फिर से आ गए थे। ये जो एरिया था, ये आप समझिए कि एक घने जंगलों के बीच में एक जगह जिसमें बहुत सारे फ्रिंज विलेजेस हैं और वो विलेजेस जो पूरे अप स्लोप पे हैं, बहुत ही डिफिकल्ट टरेन है। ऊपर की पहाड़ियाँ सब हाई अल्टीट्यूड में या सुपर हाई अल्टीट्यूड में आती हैं, 12,000 फुट से ऊपर, और उसके नीचे जो स्लोप्स हैं, उन पे घने जंगल हैं। बहुत घने जंगल के जो पेड़ों ने एक तरीके से कैनोपी बनाई हुई है कि आप दिन में भी जाओ तो अंधेरा जैसा दिखता है। और ऐसे माहौल में इंफॉर्मेशन आती थी, कुछ गुज्जर बकरवालों के ऊपर घर हुआ करते थे जहां से फौज को कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कभी-कभी मिल जाती थी। लेकिन ज्यादातर ये जो गुज्जर थे, ये भी डबल एजेंट की तरह काम करते थे कि यानी कि जब फौज गई तो फौज को इंफॉर्मेशन दे दी, और जब आतंकवादी आए तो उनको खाना खिला दिया, सोने को जगह दे दी। ये सारे काम वो करते थे। यानी कि इनका तो कुछ ऐसा सिद्धांत था कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। तो जब आतंकवादी पाकिस्तानी आ जाएँ तो उनकी तरफ, और जब फौज आ जाए तो उनकी तरफ। लेकिन ऐसे में बटालियन बहुत परेशान थी, सक्सेस नहीं मिल पा रहा था। उन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल की जो बटालियन थी, जिसको हम एलसी बटालियन बोलते हैं, उनसे भी बातचीत रेगुलर करी हुई थी कि अगर कोई इन्फिल्ट्रेशन होता है, दिखता है, कुछ पता चलता है, तो इनको भी अलर्ट किया जाए। सब कुछ कोऑर्डिनेटेड था, सब तैयार थे। पूरी बटालियन, एक-एक जवान, एक-एक जेसीओ, एक-एक ऑफिसर, सब बहुत अच्छे से ट्रेन्ड थे। लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। और जब सफलता नहीं मिलती तो कई बार हम स्ट्रेस में आ जाते हैं और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। जहाँ हम इम्पेशेंट होते हैं, वहाँ अक्सर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं। मेजर अजय के एक खबरी ने मेजर अजय को खबर दी कि ये 4 आतंकवादी हैं जो उनके ही इलाके में रहते हैं, और ये चारों आतंकवादी सामने लाइन ऑफ कंट्रोल की तरफ जा रहे हैं। एक पास होता था जिसकी तरफ वो जाएँगे और उस पास से क्रॉस करके पाकिस्तानी आतंकवादी आएँगे जिनको ये रिसीव करेंगे
और अपने इलाके में, गाँव में लेके आएँगे। ये इन्फॉर्मेशन मिल गई थी पर एग्ज़ैक्ट डिटेल्स अभी भी नहीं आ रहे थे कि आतंकवादी 4 ही होंगे, किस तारीख को जाएँगे, कौन-सा रास्ता लेंगे, कहाँ से जाएँगे? क्योंकि एक बटालियन के पास कइयों किलोमीटर का एरिया होता है। लेकिन जब आप एक आदमी का ट्रैक या 4, 5, 10 लोगों को जाने का आप रास्ता ढूँढते हो पहाड़ों में, तो वो किसी एक पर्टिकुलर ट्रैक से होता है। और अगर आप उस एग्ज़ैक्ट ट्रैक को नहीं जानते, उस एग्ज़ैक्ट टाइम को और डेट को नहीं जानते, तो मिशन को लॉन्च करना कोई बहुत सही बात नहीं होती और ऐसे में सक्सेस मिलना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। यही चीज़ हो रही थी, तो मेजर अजय अपनी टीम के साथ लगे हुए थे और पूरे एरिया में अपने खबरियों का नेटवर्क सब चालू कर रखा था। इनकी बटालियन के इलाके में एक नदी थी या नाला जिसको कहेंगे, एक नाला बहता था जिसमें लगभग 12 महीने पानी रहता था, सर्दी का कुछ टाइम छोड़ के जब बर्फ जमती थी और उसके दोनों तरफ में नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में, यानी कि साउथ से नॉर्थ की तरफ को उठता हुआ 2 स्पर जाते थे और उनके बीच से ये नाला था और दोनों स्पर जाके एक रिज लाइन पे ऊपर मिलते थे, जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में मूव करती थी और उस पे सेम रिज लाइन के ऊपर भारत की और सामने वाले देश की दोनों की पोस्ट बिल्कुल आमने-सामने थी। और उन दोनों के जो स्पर्स थे उनके बीच से एक सैडल टाइप बना हुआ था और एक पास था। उस पास की ऊंचाई लगभग 14,000 फुट थी और जो पीक्स थे ऊपर वो और कोई 500 फुट या 1000 फुट और ऊंचे थे। यानी कि 14,500 15,000 फुट की हाइट थी और बीच में ये लगभग 14,000 फुट की हाइट पे पास था। इस पास को जो पाकिस्तान की सामने की पोस्ट थी, वो डोमिनेट किया करती थी और भारत की जो पोस्ट थी, उनसे हमेशा क्लियर व्यू नहीं मिल पाता था और डायरेक्ट फायर बड़ा डिफिकल्ट होता था। तो जब भी कभी अगर ज़रूरत पड़े भी, तो हम पास के अपनी साइड को ही थोड़े बहुत मोर्टार्स वगैरह का फायर कर पाते थे, उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं थे। लेकिन उसके बाद जब कोई भी नाले की तरफ एक्टिविटी होती थी, तो हमारी एलसी बटालियन की पोस्ट उसको ऑब्ज़र्व कर पाती थी और वहाँ पे फायर भी कर पाते थे। लेकिन बहुत इफेक्टिव फायर नहीं हो पाता था, तो अक्सर कुछ ये आने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स बच के निकल जाया करते थे और इसका फ़ायदा उठाते थे ये पाकिस्तान वाले, जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तोयबा वाले क्रॉस करने के लिए और ये जो भारत में ऑलरेडी अंदर आए हुए थे, ये आतंकवादी उनको रिसीव करने के लिए जाया करते थे। ये सब हमें क्लियर हो गया था और हमें ये पता था कि नाले से वो स्पर्स के बीच में बहुत घना जंगल है। मेजर अजय जानते थे कि ये ऐसी जगह है जो बहुत कवर प्रोवाइड करती है और ऐसे में किसी का मूवमेंट और खास तौर पे 2-4 लोगों का मूवमेंट ऑब्जर्व करना बड़ा मुश्किल काम होता है। ऐसे में मेजर अजय अपनी टीम को लेते हैं और उस जंगल को स्कैन करना शुरू कर देते हैं। जब आप स्कैन कर रहे होते हैं तो आपको लोग मिलते हैं, गुज्जर मिलते हैं, बकरवाल मिलते हैं, सिविलियंस मिलते हैं जिनसे आपको छोटी-मोटी टिप्स एंड बिट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिलती है और उसके बाद आप बैठ के पूरा कनेक्टिंग द डॉट्स करते हैं। अजय ने भी वही किया। अजय को कंक्रीट इन्फॉर्मेशन मिली कि इस पर्टिकुलर दिन पे ये 4 लोग जाएँगे और अगले 1 या 2 दिन के अंदर पार से यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से एक ग्रुप जिसमें 6 से 8 आतंकवादी जैश-ए-मोहम्मद के क्रॉस करके आएँगे उस पास के थ्रू और इस ग्रुप से मैरी अप करेंगे। ये उनको रिसीव करेगा और लेके गाँव की तरफ आएगा। मेजर अजय ने ये बात अपने बटालियन कमांडर को बताई। बटालियन कमांडर ने बोला, "अजय आप अपनी टीम रेडी करो और एम्बुश लगाओ।" और साथ में ही एक दूसरे ऑफिसर प्रशांत को बोला गया, "कैप्टन प्रशांत, तुम एक सेकेंडरी एम्बुश लगाओ।" तो प्लान है कि वो चारों आतंकवादी जब जाते हैं, उस पार्टी को रिसीव करने, उनको जाने दो। हमें तब तक इन्फॉर्मेशन कन्फर्म हो जाएगी, क्योंकि अगर हेस्ट में हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, तो हो सकता है वो बच के भाग जाएँ और प्लान चेंज कर दें। तो प्लान था कि उनको जाने दिया जाए और 1 दिन या 2 दिन बाद जब वो लौट के आते हैं, तो लौटते टाइम उनको एम्बुश किया जाए और एम्बुश करके वहाँ पे उनको मार गिराया जाए। सब कुछ प्लान सेट हो चुका था और कैप्टन प्रशांत को बोला गया कि आप उसके पीछे, यानी कि मेजर अजय के पीछे लगभग 1 किलोमीटर अपनी तरफ एक दूसरा एम्बुश लगाएँ। वो इसलिए लगाएँ कि अगर कोई भी आतंकवादी मेजर अजय के एम्बुश से बच के भागने की कोशिश करे, तो वो कैप्टन प्रशांत के एम्बुश में आ जाए और उसको वहाँ पे एलिमिनेट कर दिया जाए। सारा प्लान प्लेस में था। लाइन ऑफ कंट्रोल की बटालियन से बात हो रखी थी, जैसे ही वो कुछ मूवमेंट ऑब्जर्व करें, वो हमें इन्फॉर्म करें, जिससे कि हमारे एम्बुशेस अलर्ट हो जाएँ, रेडी हो जाएँ। 2 दिन के बाद हमें वो इन्फॉर्मेशन मिली। लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से इस तरफ को कुछ आतंकी आए। नंबर्स एग्ज़ैक्ट नहीं पता चल रहे थे। पता नहीं चल रहा है कि कितने लोग हैं वो, लेकिन वो सब आते हैं और आने के बाद इस ग्रुप से मैरी अप करते हैं।
मैरी अप करने के बाद अपने अंदर देश के अंदर आने की कोशिश करते हैं और शुरू हो जाते हैं। मेजर अजय को इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, उसने अपनी एम्बुश पार्टी पूरी रेडी करी हुई थी। हर कुछ अलर्ट था, सब कुछ तैयार था, कैप्टन प्रशांत भी तैयार था। ये आतंकी आते हैं और जब इनके पास पहुँचते हैं, मेजर अजय सोचते हैं कि टाइम तो हो गया। अब इस टाइम तक उनको पहुँच जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक आ क्यों नहीं रहे हैं? उनका कोई मूवमेंट नहीं मिल रहा, पीछे आगे-पीछे कोई दूसरा कोई ट्रैक भी नहीं है, तो जाना है तो इसी ट्रैक से जाना है। लेकिन एक बात थी जो मेजर अजय नहीं जानते थे। मेजर अजय नहीं जानते थे कि उस पार से जो लोग आ रहे हैं, वो बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रेन्ड हैं। पाकिस्तान की फ़ौज ने उनको ट्रेन करा हुआ है। ये आए और इनको कुछ अंदेशा था कि यहाँ पे एम्बुश हो सकता है, तो वो उस एम्बुश के पीछे की तरफ से आगे बढ़ने लगे। जब मेजर अजय को पता चला कि कुछ मूवमेंट है, तो उस टाइम पे ये आतंकवादी उनसे लगभग सिर्फ़ 5 मीटर दूर, लेकिन उनके ठीक पीछे, उनकी पीठ की तरफ हेवी असॉल्ट राइफल्स के साथ, हेवी हथियारों के साथ वो लैस थे। उनके पास हथियार एमुनिशन की कोई कमी नहीं थी। वो निश्चिंत थे, जंगल में आ चुके थे, रात का टाइम था और मेजर अजय के एम्बुश के ठीक पीछे थे। उन लोगों ने एम्बुश को देख लिया और एम्बुश देखते ही उन सब ने अपने असॉल्ट राइफल्स और ऑटोमेटिक वेपन्स को यूज़ करते हुए पूरी की पूरी मैगज़ीन बस्ट मोड में इन सब के ऊपर खाली कर दी। फायरिंग की आवाज़ आई। कैप्टन प्रशांत को नहीं पता था कि ये फायरिंग हम कर रहे हैं या दुश्मन कर रहा है या दोनों कर रहे हैं। मेजर अजय की टीम में उन्होंने भी पूरी दम से कोशिश की रिटेलिएट करने की, लेकिन उनको इतना डिसएडवांटेजियस पोज़ीशन थी वो, उसमें हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। वो आतंकवादी पूरा बर्स्ट फायर करके वहाँ से भाग निकले। कैप्टन प्रशांत ने अपने एम्बुश को टर्न करा। उन्होंने जाके दूसरे अपॉर्च्युनिटी एम्बुश लगाने की कोशिश की, जहाँ पे उनका इन आतंकवादियों से फिर से मुठभेड़ हुई और एक आतंकवादी को वहाँ पे मार गिराया गया। लेकिन बाकी आतंकवादी वहाँ से भाग निकले और ये बात किसी भी बटालियन के लिए बहुत दुःख की होती है और ऐसे में जो एक फीलिंग उस बटालियन के एक-एक जवान से लेके और बटालियन कमांडर तक सबके दिल में आती है, वो सिर्फ़ एक होती है, बदला लेना है, बस। और कैप्टन प्रशांत वो ऑफ़िसर था जो सामने सब कुछ देख रहा था। कैप्टन प्रशांत की टीम वो टीम थी जिसने अपने सामने-सामने अपने साथियों को जाते हुए देखा। अगले दिन की सुबह हुई। सुबह होती है, जाके ये लोग मेजर अजय की टीम को देखते हैं, उनका हाल देखते हैं और इनको रियलाइज़ होता है कि हमारा कितना बड़ा नुकसान हो चुका है। जो जवान उसमें घायल थे, जिनकी अभी तक साँस चल रही थी, उनको फर्स्ट एड दिया गया, वहाँ से मूव किया गया। कमांडिंग ऑफिसर गुस्से में तिलमिला रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ? पूरी बटालियन को लॉन्च कर दिया गया, आस-पास की बटालियंस भी लॉन्च हो गईं। जम्मू-कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ सब लोग एक्टिवेट हो गए, सब जाके पूरे चारों तरफ छान मारने लगे कि कहाँ क्या हो रहा है? और उस बटालियन के अंदर माहौल बहुत खराब था। उस बटालियन ने अभी हाल ही में एक बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही अच्छा ऑफिसर और उसकी टीम को खो दिया है। बटालियन कमांडर प्लान में लगे हुए थे, रोज़ नए प्लान बन रहे थे, रोज़ इंट गैदरिंग चल रही थी। सारे ऑफिसर्स, सारे जेसीओ, हर जवान कमिटेड था। लेकिन 1 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे ये भूत की तरह आए और हवा की तरह गायब हो गए। ये साले मिल ही नहीं रहे थे कि ये पाकिस्तानी कहाँ चले गए। सब लगे हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कहीं से भी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई सिविल इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस नहीं आ रही, कोई ह्यूमन इंट नहीं आ रही, कुछ भी नहीं आ रहा। कर्नल तुषार को लगा कि यार दिस इज़ टू मच, अब कुछ करना पड़ेगा। और ये सब बात चल रही थी, उन्होंने सारे ऑफिसर्स को, कंपनी कमांडर्स को, सबको बुलाया और एक कॉन्फ्रेंस बुलाई। 2IC को बुलाया, बटालियन 2IC को बोला कि यार आप इंचार्ज हो, डू समथिंग, मुझे रिजल्ट चाहिए। बटालियन कमांडर ने बोला मैं अपने जवानों से नज़र नहीं मिला पा रहा हूँ, मुझे बदला चाहिए। मेजर अजय की कंपनी तो ऐसे हो रखी थी कि जैसे अगर उनको एक मौका मिल जाए, वो जाके पता नहीं शायद पाकिस्तान में आग लगा दें। उनको रोकना, उनको कंट्रोल करना। कुछ देर तक तो हो सकता था, लेकिन उसके बाद उनको भी रिजल्ट चाहिए। उनको भी रिजल्ट चाहिए क्योंकि उनकी आँखें देख के कर्नल तुषार को ऐसा लगता था कि जैसे एक-एक जवान बोल रहा है कि साहब, क्या हमारी जान इतनी सस्ती है? और कर्नल तुषार के पास यकीनन उस टाइम पे कोई जवाब नहीं था। और ऐसे स्ट्रेसफुल माहौल में जब सारे ऑफिसर्स साथ बैठे हुए थे, वो एक दिन अपने मेस में बैठते हैं, सारे ऑफिसर्स बैठे हैं और कर्नल तुषार अपने हाथ में एक बोरोसिल के ग्लास में पानी लेके ग्लास घुमा रहे हैं और बोलते हैं, "कैन यू गाइस डू समथिंग और एम आई नॉट फिट टू बी अ कमांडिंग ऑफिसर?" ये बात कैप्टन प्रशांत को बहुत दिल में चुभ गई। उन्होंने बोला, "सर, आई हैव अ प्रपोज़ल।"
उन्होंने कहा ठीक है, लेट्स हियर इट आउट। उन्होंने बोला कि सर मैं कोविड ऑपरेशन लॉन्च करना चाहता हूँ। मैं कोविड ऑपरेशन करके मैं जंगलों में ही रहूँगा, मैं तब तक जंगल में रहूँगा, जब तक मैं इनकी इन्फॉर्मेशन ढूँढ के नहीं निकाल देता, जिन आतंकवादियों ने हमारे एक ऑफिसर को मारा है, हमारे जवानों को मारा है, उन आतंकवादियों को मैं ढूँढ के लाऊँगा। बटालियन कमांडर ने देखा उनकी आँखों में जो तेज था, उनके बातों में जो कमिटमेंट था, वो आइडेंटिफ़ाई किया। कमांडिंग ऑफिसर ने बोला कि ठीक है प्रशांत, करो। कैप्टन प्रशांत अपनी टीम बनाने में लग गए। उस दिन के बाद वो अपनी टीम को बनाते हैं, तैयार करते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये जो बटालियन थी, ये वो भाषा बोलती थी जो भाषा पाकिस्तान में भी कुछ लोग बोलते हैं और ऐसे लोग भी बोलते हैं जो जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तोयबा के साथ आते हैं। इस चीज़ का एडवांटेज लेते हुए उनको फटाफट से ट्रेनिंग पे डाला गया। 3 महीने रिगरस ट्रेनिंग, जिसके डिटेल्स मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, पर आप समझ लीजिए कि ऐसी हर चीज़ की ट्रेनिंग जिससे वो जो रोल प्ले करना चाहते हैं वो वैसे बन जाएँ। कैप्टन प्रशांत उस रोल में ढल चुके थे। वो एक अपनी छोटी-सी टीम अपने साथ 3 जवानों को लेके जंगल में निकल गए। लेकिन जितना आसान लगता था, चीज़ें उतनी आसान नहीं थी। ये जंगल में निकल गए और जाके जंगल के एक-एक पैच को सर्च करने लगे, स्कैन करने लगे। इनको पता था कि जो रिसेप्शन पार्टी एक बार गई है, अभी वो कुछ समय तो शांत रहेगी, लेकिन कभी न कभी वापस आएगी। उस पे नज़र रखें। और जहाँ भी ये जंगलों में जाएँगे, इनको पता है कि ये पूरी बटालियन और आस-पास की बटालियंस एक-एक गाँव में, एक-एक कस्बे में, एक-एक घर में घुस चुके हैं। हर जगह की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, हर जगह की इंट गैदरिंग हो रही है, तो ये लोग गाँव में तो नहीं रुकेंगे। रुकना तो इनको जंगलों में ही पड़ेगा और जंगलों में भी ये वहाँ रुकेंगे, जहाँ आना-जाना बहुत मुश्किल होगा। ये बात कैप्टन प्रशांत भी जानते थे और इस हिसाब से उन्होंने डिसाइड किया और वो अपनी टीम के साथ निकल गए। एक जंगल से दूसरे जंगल, एक नाले से दूसरे नाले, एक टेकरी से दूसरी टेकरी। अपनी पूरी सर्वाइवल स्किल्स को यूज़ करते हुए, पूरी मेहनत करते हुए एक-एक चप्पा जंगल का छान मारा, ना कोई हाइड मिला, ना कोई कैसे मिला, ना कोई इन्फॉर्मेशन मिली, ना किसी इंसान ने, किसी लोकल इंसान ने कोई खबर दी। फ्रस्ट्रेशन सेट इन होता जा रहा था। कैप्टन प्रशांत अपनी टीम को देखते, कभी टीम उनको देखती। 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, कुछ नहीं हो पाया। सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन उसके बाद थोड़ी-थोड़ी खबर आनी शुरू हुई। खबर आनी शुरू हुई कि कुछ तो मूवमेंट है। खबर आई 2-4 दिन पहले देखा था। उन्होंने वहाँ जाके देखा, एक ढोक का कॉम्प्लेक्स था, जहाँ 4-5 ढोक थी, जो गुज्जर-बकरवाल लोगों की हाई अल्टीट्यूड में बनी होती हैं और वहाँ पे उनकी फैमिलीज़ रह रही हैं। उनकी भेड़-बकरियाँ कुछ रह रही हैं और वहाँ मूवमेंट है। तो उनको लगा कि अगर कोई भी आना चाहेगा और ये बहुत पुरानी ढोक्स है, तो जितने भी लोग यहाँ से उस पार गए या उस पार से इस पार आए हैं पास्ट में, उनको इसके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी। ये उन्होंने मार्क कर रखा होगा। तो ये एक ऐसी जगह है जिसको सर्विलेंस करने की ज़रूरत है। कैप्टन प्रशांत को 1 महीना से ज़्यादा हो गया था। वो अपनी टीम के साथ बटालियन में लौटे। बटालियन कमांडर से मिले और नज़र नहीं मिला पा रहे थे क्योंकि रिज़ल्ट कुछ नहीं था। बटालियन कमांडर ने उनसे पूछा, "प्रशांत नाउ व्हाट?" वो बोले कि, "सर, थोड़ा-सा ट्विस्ट, प्लीज़ गिव मी सम मोर टाइम।" बटालियन में माहौल दूर से देखने पे आम लगने लगा था, लेकिन आम हुआ नहीं था। हर एक जवान, हर एक जेसीओ, हर एक ऑफिसर चाहता था कि कैसे भी इस चीज़ का नतीजा निकले, इस चीज़ का रिज़ल्ट आए। कैप्टन प्रशांत ने अपने बटालियन कमांडर को बोला कि सर, मुझे आप सिर्फ 15 दिन और दीजिए। शायद इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो गई है एंड दिस इज़ नॉट द टाइम दैट वी शुड स्टॉप। बटालियन कमांडर ने बोला ठीक है। बाकी सारे एफर्ट्स भी लगे हुए थे, सब कुछ चल रहा था, लेकिन प्रशांत का मोटिवेशन अलग ही लेवल का था। प्रशांत लग गया अपने काम पे, लेकिन उसने ये बोला कि सर इस बार एक चेंज, अब मैं अकेला जाऊँगा। बटालियन कमांडर जानते थे कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। कैप्टन प्रशांत जानते थे कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर कॉन्टैक्ट हो ही जाएगा, तो क्या प्रशांत सर्वाइव कर पाएगा? क्या प्रशांत कोविड में इतना एक्सपर्ट हो गया है कि वो पकड़ा नहीं जाएगा? ये सब चीज़ें आसान नहीं थी। ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल थी। लेकिन प्रशांत कमिटेड था। कैप्टन प्रशांत ने एक रेडियो सेट लिया, एक राइफ़ल ली, कुछ राशन लिए, कुछ एम्यूनिशन लिया और एक छोटी पिस्टल किसी और देश की, कुछ छोटे राउंड 4 या 5 राउंड, वो उन्होंने लिए अपने पास रखे और एक छोटा-सा डैगर, वो उन्होंने ले लिया। कैप्टन प्रशांत वहाँ से निकले और एक जगह पहुँचे। उनको जो सबसे मोस्ट प्रोबेबल जगह लगती थी, जहाँ से वो आने चाहिए, उनका मूवमेंट होना चाहिए। ऐसी एक जगह उन्होंने एक छोटा-सा कैशे बनाया। उस कैशे में सारा अपना राइफ़ल, एम्यूनिशन, राशन्स और इस तरह की रेडियो सेट, ये सारी चीज़ें वहाँ छुपा दी। कैप्टन प्रशांत ने कुछ तो मन में सोचा था, जो अभी तक कोई नहीं जानता था।
बस वो एक छोटी पिस्टल और एक छोटा चाकू लेके निकल पड़े। जो ढोक कॉम्प्लेक्स उन्होंने पहले देखा हुआ था, वो सेम ढोक कॉम्प्लेक्स के पास वो पहुँचे और जाके दूर बैठ के उसको ऑब्ज़र्व करने लगे। वो ऑब्ज़र्व करते रहे, एक पूरा दिन निकल गया। दूसरा दिन आ गया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई खबर नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। उसके बाद उन्होंने तीसरे दिन कुछ मूवमेंट देखा। उनको भूख भी लगी थी, उनके राशंस खत्म हो चुके थे और बाकी राशंस लेने के लिए उनको कैसे पे जाना पड़ता। यानी कि अभी जो ये ढोक कॉम्प्लेक्स है, वो आउट ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। उन्होंने भूखा रहना पसंद किया, लेकिन भूख ज़्यादा हो गई। उनको लगा कि ऐसे कोई नतीजा निकल नहीं रहा है, कोई रास्ता मिल नहीं रहा है, तो मुझे जाना चाहिए और वो गए उस ढोक कॉम्प्लेक्स पे। उस ढोक कॉम्प्लेक्स पे जाके मिले और तब वो उस ढोक कॉम्प्लेक्स पे पहुँचे और जाके वहाँ के बड़े लोगों से मिले। जब तक वो वहाँ पहुँचे, उनके कपड़े पूरे गंदे हो चुके थे। वो पूरे तरीके से कोवर्ट मोड में थे। उनके पास कोई हथियार नहीं था, कई जगह से कपड़े फट चुके थे, कुछ जगह चोट लगी हुई थी, पूरा मुँह, शरीर सब गंदा हो रखा था और वहाँ पे जाके उन्होंने अपनी चीज़ को टेस्ट करना शुरू किया। उन्होंने जाके एक स्टोरी बनाई। वो स्टोरी बना के उनको सुनाई। एक नई आइडेंटिटी, एक नया नाम, एक नया एड्रेस, वो सब कुछ उन्होंने फैब्रिकेट करा, बनाया। अभी यहाँ पे आपको किसी को आई कार्ड दिखाना नहीं है। जिसको भी आप पे यकीन करना है या नहीं करना है, वो आपके बोलने से और आपके बॉडी लैंग्वेज से है। कैप्टन प्रशांत अपनी ट्रेनिंग के ट्रू थे। वो जानते थे कि वो बहुत अच्छे से सीख चुके हैं और वो पूरी तरह कॉन्फिडेंट थे। कैप्टन प्रशांत ने वहाँ पे जाके उनसे बात करी और उनको कॉन्फिडेंस में लिया। उनको यकीन दिलाया कि कैप्टन प्रशांत एक्चुअली एक बगल वाले देश का रहने वाला आदमी है, जो यहाँ पे अपने ग्रुप के साथ आया था और उसका ग्रुप गुम हो गया है, वो छूट गया है और उसके पास कुछ नहीं है। वो एक्चुअली भी भूखे थे। उन्होंने वहाँ ढोक्स में बैठ के खाना खाया, उन लोगों के साथ खाना खा के वहाँ पे रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद उनसे जब बातचीत हुई, उसके बाद उनको पता चला कि यहाँ से तो अक्सर मूवमेंट होता है। ये वो ढोक कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे आते-जाते ये आतंकवादियों के जो ट्रक्स हैं, वो वहाँ रुकते हैं, वहाँ खाना-वाना खाते हैं और कई बार वहाँ रात को भी रुकते हैं और कई बार तो कई-कई दिनों के लिए वहाँ रुकते हैं। कैप्टन प्रशांत को क्या चाहिए था? बस एक मौका। कैप्टन प्रशांत को वो मौका मिला और उसके बाद कैप्टन प्रशांत चले गए आगे जंगलों को घूमने के लिए। 2 दिन हो गए, कोई खबर नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। लेकिन वो दूर से भी इस ढोक कॉम्प्लेक्स के ऊपर नज़र रखे हुए थे। तीसरे दिन उन्होंने देखा वहाँ पे एक मूवमेंट हुआ है। वहाँ कुछ मूवमेंट होता है, ये देखते हैं दूर से और ये बोलते हैं कि ये तो आतंकवादी हैं। 8 आतंकवादी लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार से आते हैं और इस सीधा इस ढोक कॉम्प्लेक्स में आते हैं। वो ढोक कॉम्प्लेक्स में आके रुकते हैं, वहाँ खाना-वाना खाते हैं। कैप्टन प्रशांत जो ये जानते थे कि अब वो जो गुर्जर फैमिली है, उसके अंदर इनकी रेपो बन चुकी है। वो इनको पहचान लेंगे और आने देंगे। शाम का टाइम हो रहा था, अभी दिन छुपा नहीं था। शाम होते-होते कैप्टन प्रशांत पूरा रास्ता घूम के दूसरी तरफ से, दूसरी पहाड़ी से उतर के आए। वो ऐसी जगह से उतर के आए जहाँ दूर से लोग देख सकें कि कोई आदमी उतर के आ रहा है पहाड़ी से। वो देखते हैं, गुज्जर बकरवाल लोग भी उनको देख लेते हैं कि कैप्टन प्रशांत वहाँ से आ रहे हैं, जो उनके लिए एक उनका दोस्त था। कैप्टन प्रशांत दूर से उतरता हुआ आता है। 1 घंटे तक ये सब ऑब्ज़र्व करते रहते हैं, वो किस तरह आ रहा है, क्या उसकी चाल-ढाल है, कैसी हरकतें हैं और वो आता है और सीधा इस गुज्जर के पास जाता है। गुज्जर इसको देखता है, पहचान लेता है और अंदर वाले लोगों को बता देता है कि ये तो दोस्त है, तुम्हारे ही जैसा है। कैप्टन प्रशांत वहाँ आते हैं, मिलते हैं उन लोगों से, इनकी बातचीत होती है। खूब सारे सवाल-जवाब किए जाते हैं, इंटरोगेशन टाइप का किया जाता है और इससे सब कुछ बुलवाया जाता है। इनके पास कोई सामान नहीं था जो कोई चेक करता, इनके पास कोई खाना नहीं था जो कोई चेक करता, सिर्फ़ कुछ रोटियाँ थीं जो किसी रास्ते में किसी दूसरे गुज्जर बकरवाल से उन्होंने लेके अपनी जेब में रखी हुई थी। इसके साथ वो वहाँ पे आते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। वो ग्रुप भी पहले से रिलक्टेंट था, इनको लेना नहीं चाहता था। खूब ग्रिल कर के पूछा जाता है, "ठीक है, कराची में कहाँ रहता है तू? घर कहाँ है? कौन-सी गली, कौन-सा मोहल्ला, कौन से स्कूल में पढ़ा? तेरे बाप का नाम क्या है? माँ का नाम क्या है?" सब कुछ पूछा गया और कैप्टन प्रशांत ने सब कुछ बताया। उनसे पूछा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस था तेरे पास तो कैसा था? उनसे पूछा गया कि स्कूल में मास्टर क्या पढ़ाता था? उनसे ऐसी सारी चीज़ें पूछी गईं। कैप्टन प्रशांत फुली ट्रेन्ड था। हर चीज़ में तैयार था। उन्होंने कैप्टन प्रशांत को अपने पास रुकने की इजाज़त दे दी। 1 दिन हो गया, बातचीत हो गई और उनके साथ एक दूसरा लड़का लगा दिया, जो पाकिस्तान से आया था और इनसे लगातार बातें करता था। इनसे पूछता था, डिटेल्स चेक करता था और बाकी ग्रुप को बताया करता था, जो उनका लीडर था उसको, कि क्या इस पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं। 3 दिन के अंदर उनको लगा कि इस पे रीज़नेबली भरोसा किया जा सकता है और कैप्टन प्रशांत को उन्होंने अपने पास रहने दिया, अपना खाना-वाना बनाने दिया।
कैप्टन प्रशांत को उनका पिट्ठू उठाने के लिए बोला गया और इन लोगों ने वहाँ से मूव करना शुरू हुआ। कैप्टन प्रशांत सोच रहा था कि ये उसकी बटालियन की तरफ को मूव करेंगे क्योंकि सीधा रास्ता वहीं जाता है। इसकी बटालियन के एरिया में जहाँ पे वो एक छोटा गाँव है, वहाँ पे ये लोग जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इन लोगों ने ऐसा नहीं किया। ये ईस्ट की तरफ चलने लग गए। एक स्पर से दूसरे स्पर से तीसरे स्पर, वहाँ जाने लगे। जब वो आगे वहाँ से पहुँचे, तो तीसरे स्पर से डाउन होने लगे और ऐसे में कैप्टन प्रशांत ने बोला कि मुझे ये रास्ता ठीक नहीं लग रहा है। ये रास्ता एक्चुअली दूसरी बटालियन की तरफ जाता था और कैप्टन प्रशांत जानते थे कि हो सकता है वहाँ पे कोई एम्बुश लगा हो। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि बाकी भी सारी बटालियंस, बाकी भी सारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ सब लगे हुए थे, सब एम्बुशेस लगा रहे थे, सब एरिया डोमिनेट कर रहे थे, सब मेहनत में लगे हुए थे क्योंकि हर किसी को रिज़ल्ट चाहिए था। हमारा बहुत भारी नुकसान हुआ था। कैप्टन प्रशांत ने उनको बोला कि यहाँ नहीं जाते क्योंकि हो सकता था कि ऐसे में कैप्टन प्रशांत खुद भी मारे जाते। लेकिन उन आतंकवादियों ने इनकी बात नहीं मानी। बोला कि जैसे हम कह रहे हैं तुम वैसे चलो। ये पिट्ठू लेके आगे-आगे चलते रहे और उसके बाद उन्होंने बोला कि तू शक कर रहा है तो तू ही आगे स्काउट बन जा। कैप्टन प्रशांत स्काउट बन के आगे चलते हैं और ये बाकी सारे आतंकवादी इनके पीछे-पीछे चल रहे थे। आगे पहुँचते हैं और जाके ये फ़ौज के एक एम्बुश के पास पहुँच जाते हैं। लेकिन कैप्टन प्रशांत को हल्का-सा आइडिया लग जाता है। कैप्टन प्रशांत वहाँ से भागता है दूसरी तरफ। जब वो वहाँ से भागते हैं तो एम्बुश इनको देख के इनके ऊपर फायरिंग शुरू करता है। एक आतंकवादी के पैर में गोली लगती है लेकिन बाकी आतंकवादी भाग खड़े होते हैं और कैप्टन प्रशांत को एक शाबाशी मिलती है उन आतंकवादियों से कि तू हमें बचा के ले आया। हो सकता है कि वो जो एम्बुश हुआ, उस टीम को थोड़ी डाँट पड़ी हो, लेकिन कैप्टन प्रशांत ने यहाँ पे इन आतंकवादियों को बचाया। इनको बचाया इसलिए भी क्योंकि यहाँ पे हो सकता था कि ये एम्बुश गलत पड़ जाता। क्योंकि जो एम्बुश पार्टी थी, वो इनको दिख गई थी और वो जो एंगल में बैठे हुए थे, वो गलत हो रहा था। तो बेसिकली जो एम्बुश था और ये आतंकवादियों के साथ कैप्टन प्रशांत आ रहे थे, ये उसके 90 डिग्रीज़ पे आ रहे थे और ये बहुत खतरनाक हो सकता था क्योंकि पूरी एम्बुश पार्टी इनके सामने हो जाती। लेकिन कैप्टन प्रशांत ने वहाँ से उसको छोड़ के और वापस भागना डिसाइड किया। जब वो वापस भागे तो एम्बुश पार्टी ने फायर खोला। इस फायर खोलने से जो टेररिस्ट थे, उनको इंजरी होने के चांसेस कम थे। लेकिन यहाँ पे जो हमारी एम्बुश पार्टी थी वो सेफ हो गई। कुछ आतंकवादियों ने भी फायर किया लेकिन वो भाग गए। एक मिस्ड कॉन्टैक्ट हो गया। तो यहाँ पे कैप्टन प्रशांत ने उस एम्बुश पार्टी को भी एक्चुअली बचा लिया क्योंकि नहीं तो शायद वैसा ही एक्सीडेंट हो सकता था जैसा पहले मेजर अजय के साथ हुआ था। अब उन आतंकवादियों को कैप्टन प्रशांत के ऊपर काफ़ी भरोसा-सा हो गया। वो कैप्टन प्रशांत के साथ चल पड़े। अगले दिन फिर मूव किए तो कैप्टन प्रशांत उनको बोलने लगे कि मैं तो पहले ही कह रहा था उस तरफ मत जाओ, वहाँ पे फ़ौज है। फिर डिसाइड हुआ कि अब मूवमेंट कहाँ करना है। तो अब प्लान बना कि किस तरीके से इन आतंकवादियों को आगे उस पर्टिकुलर एक गाँव में जाना है, जहाँ ये लेके जाएगा। मौका देखते ही एक बार कैप्टन प्रशांत को बोला गया नदी से पानी भर के लाने के लिए। कैप्टन प्रशांत गया और कैप्टन प्रशांत के साथ में एक और आतंकी को भेजा गया। कैप्टन प्रशांत वहाँ गए, नहाया-धोया और उस लड़के को बोला कि भाई तू भी नहा ले। उसने बोला मुझे नहीं नहाना है। उन्होंने कहा ठीक है मैं तो नहा रहा हूँ। इन्होंने वहाँ पे नदी पे नहाया और पानी लिया, पानी गरम करा, ये सब चीज़ें वहाँ पे करी, पानी भरा और जब वो आतंकी गया पानी में नदी में नहाने के लिए, इसका मौका देख के तुरंत कैप्टन प्रशांत ने जाके अपने कैशे से आपको याद होगा मैंने आपको बताया था उन्होंने जंगल के साइड में नदी के पास एक कैशे बना रखा था, जहाँ उन्होंने अपनी AK-47 राइफल, कुछ एम्युनिशन, कुछ राशंस और एक रेडियो सेट रखा हुआ था। कैप्टन प्रशांत को यहाँ पे ज़रूरत थी सिर्फ़ एक रेडियो सेट की। उन्होंने अपना रेडियो सेट निकाला, चेक किया, ऑन किया और छुपा लिया और उसके बाद वो आए और आने के बाद वो उन आतंकवादियों के साथ वापस मिल गए। वापस मिलने के बाद प्लान हुआ कि इनको जाना है। कैप्टन प्रशांत ने बहुत चतुराई से रात को ड्यूटी करते टाइम, उन आतंकवादियों की सेंट्री ड्यूटी करते टाइम, उन्होंने रेडियो सेट से चुपचाप से मैसेज भेजे। मैसेज भेजे जो बटालियन में रिसीव हुए और बटालियन को बताया कि अगले ही दिन यानी कि कल रात को हम इस जगह पे हैं, यहाँ से हम निकलेंगे और इस पर्टिकुलर रास्ते से इतने बजे पहुँचेंगे और यहाँ मिलेंगे। उन्होंने बताया कि आप टीम को बोलिए कि एक एम्बुश लगाया जाए इस पर्टिकुलर जगह पे और मैं इन आतंकवादियों को लाके सामने खड़ा कर दूँगा और आप एम्बुश को स्प्रिंग कर देना। बटालियन कमांडर ने बोला कि प्रशांत तू कैसे एस्केप करेगा? कैप्टन प्रशांत ने बोला कि सर, जहाँ तक है मैं सबसे आगे स्काउट होऊँगा, मैं आगे भाग जाऊँगा। उन्होंने कहा, प्रशांत हमने ऑलरेडी अपना एक अफ़सर खोया है, हम दूसरा नहीं खो सकते। हमारी बटालियन में ऑलरेडी कैजुअल्टी इतनी हो चुकी है, अब हम कोई कैजुअल्टी नहीं बाय कर सकते।
कैप्टन प्रशांत ने बोला कि सर, जो भी हो, आप एम्बुश लगाइए, मैं बाहर निकल जाऊँगा। बस उनको बोलिएगा कि सही टाइम पे फायर करें, मेरी चिंता ना करें। बटालियन कमांडर ने बोला कि सब कुछ जैसे तू बोल रहा है वैसे होगा, लेकिन फायर सिर्फ तब खुलेगा जब तेरी तरफ से हमें सिग्नल मिलेगा कि तू एम्बुश से, किल ज़ोन से बाहर निकल चुका है और तू टोटली सेफ है। कैप्टन प्रशांत ने बटालियन कमांडर के इंस्ट्रक्शंस को, ऑर्डर्स को फॉलो करा और बोला कि ठीक है सर, मैं समझता हूँ आपकी भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, आपकी बटालियन में इतना बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है। कैप्टन प्रशांत ने कहा, सर, मैं आपकी बात समझता हूँ एंड आई विल फॉलो योर ऑर्डर्स। अगले दिन जो टाइम बताया गया था, उसी टाइम के मुताबिक कैप्टन प्रशांत उन आतंकवादियों के साथ बैठे और चल पड़े। वही रास्ता लिया गया जो रास्ता था। उन आतंकवादियों ने कैप्टन प्रशांत के ऊपर एक पिट्ठू लगा रखा था। वो पिट्ठू लेते हैं और सबसे आगे स्काउट की तरह चलते हैं। बाकी सारे आतंकियों के पास हथियार था। कैप्टन प्रशांत के पास कोई हथियार भी नहीं था और उनके साथ एक लड़के को साथ में चिपका दिया है शैडो करने के लिए कि अगर ज़रा भी शक हो तो गोली मार देना। और कैप्टन प्रशांत ये बात जानते थे कि अगर ज़रा भी इनको हिंट लग गया तो ये मुझे मार डालेंगे। लेकिन कैप्टन प्रशांत पूरे कमिटेड थे। वो डिसाइड कर चुके थे कि मुझे ये मिशन सक्सेसफुल करना ही करना है। उसके बाद ये पार्टी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ते जाते हैं और कैप्टन प्रशांत के पास एक ये था कि कहीं पीछे वाले आतंकी को शक ना हो जाए और वो मुझे मार ना डाले। कहीं मैं जब एम्बुश में पहुँचूँ, तो कहीं कोई एम्बुश से फायर ना खोल दे और मैं वहाँ मारा जाऊँ। कहीं ये आतंकवादी ना भाग जाएँ, कहीं मैं मिशन में फेल ना हो जाऊँ। ये सारे स्ट्रेस लेके, एक भारी-सा पिट्ठू अपने पीठ पे लेके, वो सारे आतंकवादियों के आगे-आगे चल रहे थे। और ऐसे टाइम पे वो ये नेविगेशन भी कर रहे थे, बिना किसी मैप के, बिना किसी जीपीएस के, उनको ये आइडेंटिफ़ाई करके कि एग्ज़ैक्टली एम्बुश कहाँ लगा होगा उस अंधेरे में, जहाँ मैं ले जाके इन आतंकवादियों को बिठा दूँ। कैप्टन प्रशांत ने उन आतंकवादियों का कॉन्फिडेंस जीतते रहे पूरे रास्ते। पिट्ठू उठा के आगे चलते रहे, रुकते रहे, हॉल्ट करते रहे, सारी चीज़ें ड्रिल करते रहे, जिससे कि उन आतंकवादियों को कहीं कोई शक का एक ज़रा-सा भी शक ना हो जाए। और ऐसे में वो पहुँच जाते हैं उसी जगह पे, जो उस एम्बुश का किल ज़ोन था। वहाँ पे ले जाके ट्रक के ऊपर इनको बिठाते हैं, इनको बोलते हैं कि मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आतंकवादी बोलते हैं कि तुझे तो कभी भी अच्छा नहीं लगता। तो उसने बोला कि देखो, मैंने पिछली बार भी कहा था कि अच्छा नहीं लग रहा और तुम मेरी बात नहीं माने थे और वहाँ हम बड़ी मुश्किल से जान बचा के आए। उसने कहा ठीक है, बात मान लेते हैं। तो कैप्टन प्रशांत ने बोला मैं आगे तक जाता हूँ, थोड़ा आगे तक देख के आता हूँ, अगर सब ठीक है तो तुम लोग आ जाना। उन्होंने कहा ठीक है, तू जाएगा लेकिन तू अकेला नहीं जाएगा। उन्होंने एक आतंकी AK-47 राइफल के साथ उनके पीछे-पीछे भेज दिया। ये दोनों लोग गए, आगे निकले। अब कैप्टन प्रशांत जानते थे कि सारे आतंकवादी, यानी कि 7 के 7 आतंकवादी उस एम्बुश के किल ज़ोन में बैठे हुए हैं और एक 8वां आतंकवादी इनके साथ आगे जा रहा है। कैप्टन प्रशांत आगे तक गए, लगभग 20, 25, 30 मिनट तक आगे गए। आगे जाके उन्होंने उसको बोला, आतंकी को, बैठ के सुन, कोई आवाज़ तो नहीं है। दोनों बैठ के सुनने लगे। इन्होंने उस आतंकी को कुछ कहा, कुछ जिब्रिश। उसको समझ नहीं आया। उसने बोला, "क्या?" बोला, "पास आ।" जब वो उनके पास आया, दोनों नीचे नीलिंग पोज़ीशन में बैठे हुए हैं। एक छोटा-सा ट्रैक जंगल के बीचों-बीच पहाड़ में, और वो आतंकी पास आता है। जैसे ही वो पास आता है, कैप्टन प्रशांत उसको बोलते हैं, "अपना कान ला।" वो अपना कान लाता है और जैसे ही उसका कान पास आता है, कैप्टन प्रशांत ने अपने पास एक छोटा-सा डैगर छुपाया हुआ था। वो डैगर निकालते हैं, उसका मुँह पकड़ते हैं और सीधा उसके दिल के बीचों-बीच रिब्स के थ्रू अंदर खौप से घुसा देते हैं। पूरे हाथ से उसका मुँह दबाया होता है और पूरा डैगर उसके अंदर घुसाया होता है और वो डैगर हिल रहा होता है और खून बाहर फैल रहा होता है। रात का अँधेरा है, खून चमक रहा होता है। जो थोड़ी बहुत लाइट आ रही होती है उस जंगल में, उससे खून ऐसे ग्लिटर कर रहा होता है। वो उसको चाकू को हिलाते हैं, बाहर निकालते हैं और उसके मुँह पकड़े-पकड़े उसकी चिन को पीछे घसीटते हैं और उसकी गर्दन पे एक स्लिट मारते हैं। गर्दन कटती है, पूरा ट्रैकिया उसका कटता है और साइड की आर्टरीज़ काटी जाती हैं। वो तब तक ये चीज़ करते हैं जब तक उस आतंकवादी का पूरा हिलना बंद हो जाता है, कोई मूवमेंट नहीं, कोई साँस नहीं, कोई कैसी भी आवाज़ नहीं। ये सब खत्म हो जाता है, उसके बाद कैप्टन प्रशांत वापस झुकते हैं और उसी आतंकवादी की AK-47 राइफ़ल उठाते हैं, उसकी मैगज़ीन्स लेते हैं और ले जाके जो एम्बुश हमारा लगा हुआ था, जिसके सामने ये आतंकी बैठे हुए हैं, उसके एल पोज़ीशन में आके सामने बैठ जाते हैं, उनकी तरफ एम लेके। इधर पूरी एम्बुश पार्टी है, वो अपना रेडियो सेट निकालते हैं, रेडियो सेट से कन्फर्म करते हैं कि 1,
टैंगो न्यूट्रलाइज्ड, नॉक ऑफ द रेस्ट 7। जो एम्बुश पार्टी है वो ओके करती है, रॉजर कंफर्मेशन करती है, बोलते हैं सर रॉजर दैट, और एम्बुश स्प्रिंग करता है। यहां से मशीन गन, एलएमजी और AK-47 का एकदम से फायर आता है उन आतंकियों के ऊपर, और इधर से कुछ आतंकी आगे भागने की कोशिश करते हैं, जहां पे एल शेप में एक स्टॉप बन के कैप्टन प्रशांत बैठे हुए थे, उन्हीं आतंकवादियों की AK-47 लेके। सामने आतंकवादी दौड़ के आता है इनकी तरफ और ये फायर करते हैं, और तभी ऊपर से भी फायर हो रहा है, ये आतंकी भी उनके ऊपर फायर कर रहे हैं, हर डायरेक्शन से फायर हो रहा है। आतंकी कंफ्यूज हो जाते हैं कि फायर कहां-कहां से आ रहा है। ये एल शेप एम्बुश लगा है, तो वो 2 लड़के कहां गए, जो सामने गए थे। उनको शक होता है और वो दौड़ता है एक इनकी तरफ। कैप्टन प्रशांत सीधा एम लेके उसकी तरफ फायर करते हैं। टक-टक AK-47 का फायर एंड धम से नीचे आतंकी। उधर ये आतंकी वापस से फायर करने लग जाते हैं एम्बुश की तरफ। जो एम्बुश पार्टी कमांडर बैठे थे, उनको थोड़ा डाउट होता है। उनके पास वहां क्लेमोर होती है, वो क्लेमोर का स्विच दबाते हैं, क्लेमोर फटती है, पट से एकदम से फटती है, और सारे आतंकवादियों में ऑलमोस्ट स्प्लिंटर्स घुस जाते हैं। तीनों साइड से फायरिंग चल रही थी और थोड़ी देर बाद एकदम से खामोशी, टोटल साइलेंस। कोई फ्लैश नहीं जल रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई कैसी भी आवाज नहीं, और उसके बाद सब शांति से बैठे रहते हैं। आपस में कंफर्मेशन होता है। कैप्टन प्रशांत बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ, एम्बुश पार्टी कमांडर बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ। सुबह होने का इंतजार किया जाता है। डे ब्रेक होता है, हल्की सी रोशनी आनी शुरू होती है, थोड़ा-थोड़ा गुलाबी आसमान दिखने लगता है, धीरे-धीरे अंधेरा कम होने लगता है। ये पार्टीज़ चुपचाप बैठी रहती हैं। सारे जवान, सारे ऑफिसर्स ये सब ऑब्जर्व कर रहे होते हैं कि सामने लाशें पड़ी हुई हैं। कैप्टन प्रशांत भी उठते हैं और एम्बुश पार्टी भी उठती है, एक-एक करके। एक ड्रिल होती है जिसमें जाके हम चेक करते हैं कि जो दुश्मन मरा है, उसके पास क्या हथियार है, क्या एमुनिशन है, वो किस पोज़ीशन में पड़ा है, और सारे दुश्मन मर चुके हैं या कोई ज़िंदा है। जब ये चीज़ चल रही होती है, तो कैप्टन प्रशांत भी अपनी एम्बुश पार्टी के पास पहुँच जाते हैं और जाके देखते हैं कि एक आतंकवादी कुछ ज़िंदा है। वो आतंकवादी जैसे ही उसको पता चलता है कि ये सर्च पार्टी आ गई है, वो अपनी राइफ़ल के लिए हाथ बढ़ाता है, और तभी कैप्टन प्रशांत अपनी राइफ़ल लेके उसको 2 राउंड शूट करते हैं। ठंडा हो जाता है। सारे आतंकवादी चेक किए जाते हैं, 7 के 7 आतंकवादी वहाँ पड़े हैं। तभी कैप्टन प्रशांत और उनके साथ बाकी एम्बुश पार्टी के कुछ जवान जाते हैं आगे की तरफ, और देखते हैं जहाँ वो पहला आतंकवादी पड़ा था, और वो देखते हैं कि उस आतंकवादी के दिल से खून निकला हुआ है, पूरी शर्ट उसकी खूनम-खून हो रखी है, उसका गला कटा हुआ है, मल्टीपल कट्स हैं, और उसका मुँह नीला पड़ा हुआ है, जिसपे उँगलियों के निशान छपे हैं, कैप्टन प्रशांत की उँगलियों के निशान। सारा कुछ चेक किया जाता है, सारी फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाती हैं, और उसके बाद ये बटालियन में पहुँचते हैं। मेजर अजय की कंपनी के जवान कैप्टन प्रशांत को धन्यवाद देते हैं, उनसे गले मिलते हैं, उन्हें प्यार करते हैं और बोलते हैं, यही है हमारा ब्रदरहुड। हमारे किसी एक भाई पे कोई आँच आए, कोई दुश्मन उसको मार डाले, तो ऐसा हो नहीं सकता कि ये एवेंज ना किया जाए। ये भारतीय सेना की एक बैकबोन है। जो ब्रदरहुड हमारा सब में है, सारी रैंक्स में है, हम भाइयों की तरह साथ रहते हैं, हमारा असली परिवार वही होता है। बाकी जो सामाजिक परिवार है, वो बाद में होता है, हमारे रिटायरमेंट के बाद होता है। वो सेकंड नंबर पे हो सकता है, पहले नंबर पे नहीं। पहले नंबर का परिवार हमारे भाई होते हैं, माय ब्रदर टू माय लेफ्ट, माय ब्रदर टू माय राइट, और इस चीज़ को करके दिखाया, पूरा करके दिखाया कैप्टन प्रशांत ने। कैप्टन प्रशांत को उनकी इस कॉन्स्पिकुअस ब्रेवरी के लिए, बहादुरी के लिए और टैक्टिकल टैक्टिकल एक्यूमेन के लिए उनको बाद में कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। कैप्टन प्रशांत एक इमेजिनरी नाम है। कैप्टन मेजर अजय, कर्नल तुषार सब इमेजिनरी नाम है। ये इमेजिनरी स्टोरी है। आई होप आपको ये इमेजिनरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। ऐसी और स्टोरीज़ के लिए आप बने रहना मेरे साथ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक करना, और ऐसी और कहानी सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।